हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम लाइट चैप्टर प्रकाश पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे। अब हम प्रतिबिंबों के बनने के संबंधित नियम देखेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होते हैं। पहले हम नियमों को देखेंगे, फिर देखेंगे कि प्रतिबिंब किन परिस्थितियों में कैसे बनते हैं। तो आज की हमारी टॉपिक है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। नोट्स आपके पास होगा इसका, इसलिए केवल आप इसे देख लीजिए। तो कुछ नियम है वो पहले साफ कर लिया जाए। 4 नियम होते हैं कुल गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के का बनने के लिए। इसमें जो पहला होता है वो ये होता है, 2 स्थितियां हैं। एक तो मान लीजिए 2 तरह के दर्पण, गोलीय दर्पण हमारे, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो यदि आप कलई हमेशा किधर करते हैं, दाहिने तरफ। ऐसा नहीं है कि आप इधर कलई कर दोगे। कलई करने का तरीका होता है, हम एक स्टैंडर्ड मानते हैं कि हम चित्र के बाईं ओर इस तरफ कलई करेंगे और दाहिना तल परावर्तक होगा। ठीक है, तो 2 स्थितियां हैं। हमने ऐसे बनाया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसे बनना है तो आप इधर कलई कर देंगे। नहीं, कलई हमेशा आप इधर करोगे, चित्र की दाहिनी ओर। ठीक है, या ऐसे आप देखें तो बाईं ओर और इस तरफ दाहिनी ओर। तो बाईं ओर आपने कलई किया तो ये आप दर्पण जानते हैं, ये अवतल दर्पण है। ये कौन सा है? अवतल है। और ये वाला उत्तल है। लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार आप समझ रहे होंगे जैसा कि आपको बताया गया है पहले। आप जानते हैं इसके केंद्र से ये जो रेखा जाती है इसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव से जो रेखा जाती है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। और इसका हम कोई नाम भी दे सकते हैं। मान लीजिए आपने इसका नाम दे दिया x डैश। यहाँ भी एक मुख्य अक्ष होगा जो ध्रुव से जा रहा x और x डैश। जरूरी नहीं है आप भी x डैश नाम दें, आप ये भी नाम दे सकते हैं, x1 x2 नाम दे सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो इस गोलीय संरचना का जो केंद्र होता है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, और इसका जो आधा होता है वक्रता केंद्र का उसे हम क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे ये जो गोलीय संरचना है इसका जो केंद्र होगा वो हमारा वक्रता केंद्र है C। और ये जो ध्रुव है जिसे आप M से लिखते हो, तो M और C के बीच की जो दूरी है उसी जो बिंदु है मुख्य अक्ष पे, उसी को आप क्या कहते हो? फोकस कहते हो। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति है। अब पहली स्थिति ये होती है कि प्रकाश किरण क्या हो। 2 प्रकाश किरण हैं, एक आपतित और एक परावर्तित। तो आपतित किरण, पहली कंडीशन क्या है? जो आपतित किरण हो वो समांतर हो किसके? मुख्य अक्ष के समांतर हो। तो यदि आपतित किरण मतलब आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपका मुख्य अक्ष और ये जो आपतित किरण है इसके समांतर है, यहाँ भी यहाँ। ठीक है, दोनों स्थितियों को हम एक साथ देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण आएगी, इस तल पे टकराएगी और यहाँ से क्या होगी? परावर्तित होगी। तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से जाती है? फोकस से होके जाती है
अवतल दर्पण की स्थिति में, और उत्तल दर्पण क्योंकि ये अंदर फोकस है, अंदर तो पेंटिंग है, तो प्रकाश अंदर छेद के तो जा नहीं सकता, इसीलिए यहीं से वापस हो जाता है। ठीक है, यहीं से क्या होता है, वापस हो जाता है। लेकिन यदि आप इसको पीछे मिलाएं तो ये कहाँ जाके मिलेगा, फोकस पे मिलेगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मान लीजिए हम ये बिंदु ए है, इसे हमने बी नाम दिया, और ये सी, या आपके किरण ए बी और सी। ठीक है, इस प्रकार हम यहां क्या देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। परावर्तन के पश्चात कहां चली गई, इस तरह गई, यहां खड़ा हुआ कोई यदि व्यक्ति अपने नेत्र से इसे देखेगा तो उसे क्या लगेगा, वो ये वस्तु यहाँ नहीं देखेगा, उसे लगेगा कि ये कहाँ से आ रहा है प्रकाश, बिंदु F से किरण आ रही है, तो उसे नहीं पता कि ये यहाँ से आ रही है, क्योंकि प्रकाश का गुण होता है वह सीधी रेखा में चलती है, तो उसे लगेगा कि ये सीधे किसी बिंदु F से आ रही है। तो फिर से रिपीट करते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये था पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, तो मिटा देना आसान होगा, फिगर स्पष्ट बनता है, एक ही फिगर के साथ डील करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरा है कि जो आपतित किरण है वो फोकस से होकर आए, आपतित किरण फोकस से होकर आए। ठीक, ऐसी स्थिति में हम फिर से अपना दर्पण बना लेते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण और ये हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, ये हमारे लाइन में टेढ़ी हो सकती है, चौक से मैं डायरेक्ट खींच रहा हूं, तो आप उसके लिए ज्यादा परेशान ना हो। देखिए ये हमारा ध्रुव होगा, मान लेते हैं ये हमारा फोकस बिंदु है और ये वक्रता त्रिज्या C है, ये x और x डैश, यहाँ भी हमारा मुख्य अक्ष x और x डैश, ये मान लीजिए हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है, और ये हमारा फोकस बिंदु। नाम अभी बाद में लिखूंगा, लेकिन मिटाना पड़ सकता है। मान लीजिए कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, वो आ रही है कैसे, टेढ़ा हो गया, हाँ थोड़ा सा, वो आ रही है फोकस से होकर आ रही है, मतलब आते समय फोकस को काटती हुई आ रही है। तो इसका ऐसी आने वाली किरणें टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती है। ठीक है, ये नियम होता है। इससे पहले वाले में था कि यदि समांतर आ रही है तो फोकस से जाएगी, और इसमें क्या है कि फोकस से आ रही है तो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये अवतल दर्पण के लिए था, अवतल के लिए यहाँ हम किसके लिए देख लेते हैं, उत्तल के लिए देख लेते हैं। तो मान लीजिए कोई प्रकाश किरण, अब कोई प्रकाश किरण मान लीजिए बाहर से आ रही है तो इसको छेद के अंदर तो जाएगी नहीं, तो फोकस में पहुंचने का सवाल ही नहीं होता है यहाँ पे। लेकिन फिर भी
मान लीजिए कोई इसी के दिशा में आ रही है, फोकस पे ना आए, फोकस की दिशा में आ रही है। ये डॉटेड लाइन हमें बता रही है कि वो वहां पहुंची नहीं, ये किरण नहीं है, हमने बस बताया है कि हाँ उसकी दिशा क्या थी, फोकस की ओर थी। तो ऐसी स्थिति में टकराने के पश्चात ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो मान लीजिए हमारा ए बी सी, किरण ए डैश बी डैश सी, ठीक। तो दूसरा नियम क्या है कि फोकस से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। ये दूसरा था। अब हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा बहुत ही आसान और एक उपयोगी है, जो कहीं कहीं विशेष बिंदुओं के उसका हम उपयोग करते हैं। तीसरा यह है कि सी पर, मतलब वक्रता केंद्र पर आपतित किरण, ये हमारा अवतल दर्पण, ये हमारा उत्तल दर्पण, ठीक। सॉरी, ये थोड़ा गलत तरीके से लाइन चली गई, नहीं लिख रहा जी सही। तो हम अक्ष का नाम ले लेते हैं एक्स, एक्स डैश, एक्स, एक्स डैश, ठीक है। ये वक्रता केंद्र और इसके आधे पे फोकस, ये वक्रता केंद्र और इसके आधे पे फोकस। कोई प्रकाश किरण, मान लो ये एफ है, प्रकाश किरण कैसे आ रही है, प्रकाश किरण आई वो बिंदु सी से होकर आई, तो जो प्रकाश बिंदु सी से होकर आया वो परावर्तन के पश्चात सी से होकर ही वापस हो जाएगा, ठीक है। सी पर आया तो परावर्तन जैसे इसी रेखा पे आया और परावर्तन के पश्चात क्या होगा, उसी पे वापस भी हो जाएगा। तो ये मान लीजिए हमारा बिंदु ए था और ये हमारा बी था, तो फिर से यही क्या होगा, सी भी होगा, मतलब इसी पे गई इसी पे वापस आ गई। यहाँ देख लेते हैं, ये मान लीजिए हमारा फोकस है, ये हमारा वक्रता केंद्र है। तो इधर से कोई आने वाली प्रकाश किरण सी पे तो जा नहीं सकती, क्योंकि यहाँ आगे कलई की गई है, पेंटिंग है, तो छेद पे तो जाना चाहिए। तो प्रकाश किरण मान लीजिए ऐसे आ गई, इसको कहाँ पे जाना था, इसको जाना था सी पे, तो इस दिशा में थी, इसीलिए क्या होगी, वापस हो जाएगी, जिस दिशा में आई वहीं से वापस हो जाएगी। मान लीजिए ए यहाँ बिंदु बी पे टकराई और फिर वापस हो गई, तो हमारा बिंदु सी। इसको आप डैश में लिखना चाहते हैं डैश में लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा तीसरा नियम था, यानी कि मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र पर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस हो जाती है, या वक्रता केंद्र पर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने प्रारंभिक पथ पर ही लौट जाती है, जिस रास्ते आई इसी रास्ते चली गई, ठीक। अब चौथा और आखिरी, एक बात स्पष्ट कर दूं कि प्रकाश में परावर्तन को पढ़ने के लिए आपको ये समझना बड़ा ही आवश्यक है, और परीक्षा में ये पूछे भी जाते हैं। तो चौथा है और अंतिम, कि यदि प्रकाश किरण ध्रुव पे है, ध्रुव पर आपतित किरण, ये हमारा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कलई कर सकते, सॉरी ये बार बार जा रहा है क्योंकि फिगर अच्छा नहीं दिखता है।
ये थोड़ा ऊपर बन गया, लेकिन बचने के लिए मिटाने से इसे ही थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक। ये हमारे एच एक्स और एक्स डैश, एक्स और एक्स डैश, ये मान लीजिए वक्रता के, ये फोकस, और ये हमारा ध्रुव, ई आयाम से लिखते हैं, ठीक है, पोल, फॉर पोल। The C, sorry इधर होगा, तो C या, और यहाँ क्या होगा, P, O, ये पोल, जहाँ पर मुख्य एच दर्पण को काटता है वही क्या, ध्रुव, पोल। यदि कोई आपतित किरण सीधे कहाँ पे आए, पोल पे आए, क्या बन गया, तो एक और बनाने का तरीका, लाइन आप नहीं लिखेंगे, ठीक, इस दिशा में आ रही, तीर किसको दिखाती है, दिशा। मान लीजिए कोई आपतित किरण ये भी है, तो ये इसके लिए नियम होता है कि जिस कोण से आई उसी कोण पे वापस हो गई। मान लीजिए ये कोण यदि आई था या ये कोण थीटा था, तो ये कोण कितना होगा, थीटा। ऐसे ही यहाँ पे भी जिस कोण पे आएगी उसी कोण पे वापस हो जाएगी। ये कोण यदि थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा। तो चौथा नियम क्या है कि ध्रुव पर आने वाली प्रकाश किरणें आपतन मुख्य अक्ष के साथ आपतन कोण के बराबर ही अपवर्तन कोण, माफ करिए, मुख्य अक्ष के साथ आपतन कोण के बराबर ही परावर्तन कोण बनाती हुई वापस हो जाती हैं या परावर्तित हो जाती हैं। तो ये आपके दर्पण से गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए 4 महत्वपूर्ण नियम थे। इसके बाद हम लोग अवतल और उत्तर दर्पण से प्रतिबिंब बनने के कुछ जो बिंदु हैं, जो तरीके हैं, उन्हें देखेंगे, और उसके बाद से हम अपवर्तन पे आएंगे, ठीक। अभी तक हम परावर्तन पढ़ रहे थे, फिर हम किस पे आएंगे, अपवर्तन पे आएंगे। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको आंसर दे दिया जाएगा। थैंक यू।